अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। NA-75 डस्का इलेक्शन की जो पोलिंग का मरहला है मुकम्मल हो चुका है और अब गिनती का सिलसिला जारी है। एक्सपेक्टेड था ये कांटेदार मुकाबला होगा क्योंकि 19 फरवरी को जो बाय इलेक्शंस थे वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हो गए, धांधली के इल्ज़ामात लगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए और इसके अलावा कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रीपोलिंग का ऑर्डर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को मेंटेन किया। तो आज दोबारा पोलिंग हो चुकी है इस हलके में और जो इस वक्त गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हमारे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं उनको 4113 वोट पड़े, यानी कि अली असद मलिक साहब को 4113 वोट पड़े हैं, जबकि नून लीग की नौशीन इफ्तिखार को 4773 वोट पड़े हैं, यानी कि उनकी जो बढ़तरी है वो तकरीबन 2600 वोट की हो चुकी है। लेकिन ये गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है और मुकम्मल नतीजा नहीं है। तो देखना यह है कि जैसे जैसे गिनती बढ़ती है क्या नून लीग की ये लीड बरकरार रहती है या नहीं। और अहम बात यह है कि इस इलेक्शन का जो भी नतीजा होता है उसके असरात ऑपोजिशन पर क्या होंगे और हुकूमत पर क्या होंगे, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए आज हमें ज्वाइन किया है लाहौर से सोहेल वड़ाइस और मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हामिद मीर साहब भी मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब भी मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, पूरा दिन आपने कवर किया है इस हल्के को, तज्ज़िया भी अपना दिया है, लीड है अभी तक नून लीग की। आपको लगता है कि जिस किस्म का टर्नआउट हमारे रिपोर्टर्स बता रहे थे वो ही टर्नआउट रहता है, यानी कि लो टर्नआउट, तो क्या नून लीग की बढ़तरी यकीनी होगी और PTI के लिए वो एक नेगेटिव पॉइंट होगा? इस वक्त जो मुझे मुस्लिम लीग नून के ज़राए बता रहे हैं तो उनकी जो उम्मीदवार है नौशीन इफ्तिखार साहबा, उनके 14,330 वोट हैं और PTI के उम्मीदवार के 7,422 वोट हैं। तो लगता ये है कि बड़ा फ़र्क है, ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क बढ़ता जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो है हमें ये भी तस्लीम करना चाहिए कि टर्न आउट इतना ज़्यादा नहीं है। जिस तरह से मुस्लिम लीग नून ने दावा किया था कि वोटर जो है वो इंतकाम लेगा, जो 19 फरवरी को वहाँ पर जो धांधली हुई तो वो इंतकाम लेने के लिए बाहर निकलेगा और वो महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए बाहर निकलेगा, उस तरह हुआ नहीं है कोई भी। और ये जो है बात ये बड़ी काबिल गौर है, इस क्यों नहीं हुआ इस पर हमने सारा दिन काफ़ी बात की है। लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैं ये समझता हूँ कि ये सीट अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतती है तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे। कराची के बाई इलेक्शन पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जहाँ पे NA-249 में बाई इलेक्शन हो रहा है, मिफ्ता इस्माइल साहब वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और हुकूमत के तर्जुमान जो उन्होंने तो पिछले 1.5-2 घंटे से कहना शुरू कर दिया कि ये सीट तो पहले ही मुस्लिम लीग नून की थी तो उन्होंने तो रिटेन की है। भाई लेकिन आपने तो 19 फरवरी को कहा था कि हम जीत गए हैं और अली असद मलिक साहब जो हैं वो स्वीप कर गए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इलेक्शन से एक दिन पहले नए टैक्सों का ऐलान भी किया गया, तो बड़ा टफ सिचुएशन थी अली असद मलिक के लिए और उन्होंने काफ़ी टफ फाइट देने की कोशिश किया। लेकिन एक चीज़ शहजाद इकबाल साहब मुझे उसकी समझ नहीं आई, मैंने कंफर्म कर लिया। अब क्या अली असद मलिक साहब ने आज वोट ही नहीं डाला? ये कंफर्म हो गई बात? ये कंफर्म हो गया, उन्होंने आज वोट नहीं डाला। बड़ी हैरत की बात है, एक कैंडिडेट जो कि पूरे हल्के का दौरा कर रहा है, पोलिंग स्टेशन जा रहा है, लेकिन अपना वोट नहीं कास्ट किया। देखिए मैं अली असद मलिक साहब को बहुत पुराना जानता हूँ, जब ये 2002 में काफ लीग के MNA बन के आए थे तो उस वक्त ये जो वन ऑफ द फ्यू यंग पार्लियामेंटेरियंस थे जो बड़े टैलेंटेड थे, तो ये उनमें से एक थे। तो उसके बाद शौकत अजीज साहब ने इनको वजीर भी बना दिया था। तो ये बड़े एक्टिव और बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी है। मुझे आज समझ नहीं आई कि इन्होंने वोट जानना पड़ेगा कि क्या इसकी तो इन्होंने अगर वोट नहीं डाला तो इसके बहुत से मतलब निकलते हैं। अच्छा, हाँ, वो एतमाद की वजह क्या थी? कल मेरे प्रोग्राम में अली अज़द साहब कह रहे थे कि 100 मरतबा पोलिंग करवाएंगे ना, 100 मरतबा मैं जीतूंगा। एक तो देखिए पोलिंग से पहले हर कोई ये कहता है, एतमाद अपना दिखाता है, चाहे वो कॉन्फिडेंट हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अगर जो लीड इस वक्त है वो बरकरार रहती है तो ये एक बड़ा अपसेट होगा तहरीक इंसाफ के लिए? नहीं 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 कोई बड़ा नहीं होगा। ये एक बयान था, सियासी बयान था जो वो दे गए आपके प्रोग्राम में और एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, उस्मान डार और वो ज़रा यंग क्राउड है कि जीत जाएंगे, ये कर जाएंगे। ये मुस्लिम लीग नून ने जीतनी थी। मुझे तो पहले दिन से यकीन था कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। सियालकोट में देखें ना, एक MPA है जो तहरीक इंसाफ में ख्वाजा आसिफ साहब के नीचे जो जीता हुआ है, एक MPA, बाकी सारी हो गुजरांवाला में इसी तरह देख लें, नारोवाल में इसी तरह देख लें, लाहौर में मुस्लिम लीग नून आगे है, ये डस्का, ये पूरी बेल्ट ये मुस्लिम लीग नून की है, 6 मरतबा सीटें जीती हुई। फिर उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात जो है वो हुकूमत की गवर्नेंस परफॉर्मेंस है। महंगाई है, बेरोज़गारी है, वोटर तंग है,
तहरीक इंसाफ के अपने लोग, वो भी महंगाई से तो हर बंदा तंग है, बेरोज़गारी से हर बंदा, तवक्कुआत, वादे, दावे, नारे, फिर परसेप्शन की जंग साईं उस्मान बुज़दार हार चुके हैं पंजाब में। आज इमरान खान साहब ने खुद माना है कि रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। तो ये चीज़ें मैंने करती हैं। और देहातों में आटा, घी, चीनी का बहुत बड़ा क्राइसिस है। पीने की अशिया वहाँ पे महंगाई ज़्यादा है। आताशुमारी 300 रुपए का किलो घी कभी सुना था, 85 रुपए किलो का आटा कभी सुना था, 115 रुपए किलो की कभी चीनी सुनी थी, तो 200 रुपए किलो भिंडी कभी सुनी थी। अब सुन भी ली, खा भी ली। तो ये प्रॉब्लम है। सोहेल वड़ाई साहब, अब ये जो 19 फरवरी को इलेक्शन हुए थे और उसमें पीटीआई ये दावा कर रही थी कि देखिए हम इलेक्शन जीत गए, ऐलान करें, लेकिन उसके बाद इलेक्शन बड़े मुतनाज़ा बने, धांधली के इल्जामात लगे, कहा कि जो इंतजामिया थी उसने सपोर्ट नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो आज अगर नून लीग जीत जाती है, इमरान खान साहब को जो बयानिया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, उसको कितना बड़ा धचका पहुंचेगा? क्योंकि सब यही कहेंगे कि उस दिन धांधली हुई थी इसलिए आप जीत रहे थे इलेक्शन। आप दुरुस्त कहते हैं कि जाहिर है अगर आज नून लीग जीतती है तो नून लीग ये कह सकेगी कि पिछली दफ़ा धांधली हुई थी इसलिए आप कह रहे थे कि ऐलान करें। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें कि पीटीआई को भी इस इलेक्शन का हर सूरत में फ़ायदा है। अगर देखें पीटीआई इलेक्शन जीत जाती है जी, तो पीटीआई ये कहेगी कि हमने सेंट्रल पंजाब में पहली नकब लगाई है। और दूसरी तरफ अगर वोट उनके बढ़ जाते हैं, जो कि यकीनी तौर पर बढ़ेंगे, जो पिछले 2018 का इलेक्शन था उससे लाजमी तौर पर 30-40 हज़ार वोट उनका बढ़ेगा। जब इतना वोट बढ़ेगा तो वो कहेंगे देखें पीटीआई पहले इस पोजीशन में थी, अब हम इस पोजीशन पे आ गए हैं कि हमने इतने वोट बढ़ा लिए हैं। बुनियादी बात यह है कि ये एक डिफ़िकल्ट सा हल्का है। डिफ़िकल्ट हल्का इसलिए है कि इसमें 70% जो है देही इलाका है, 30% शहरी इलाका है, और जो टाउन्स हैं वहाँ पे नून लीग की अक्सरियत है, और जो देहात हैं वहाँ से अली असद मल्ली जो है वो जीतेंगे। बुनियादी बात यह है कि इस सारे इलेक्शन से जो चीज़ दिलचस्प नज़र आ रही है कि जिस तरह किसी ज़माने में यूनियनिस्ट पार्टी होती थी, और यूनियनिस्ट पार्टी जो थी वो सिर्फ देही इलाकों में होती थी, शहरी इलाकों में या टाउन्स में जो थी वो मुस्लिम लीग होती थी। फिर पीपल्स पार्टी आई, वो टाउन्स के अंदर और शहरों के अंदर वो होती थी, और देहात के अंदर मुस्लिम लीग नून होती थी या उस वक़्त की आईजीआई होती थी। अब सूरत हाल ये है कि पीटीआई जो है वो देहात के अंदर है और देहात के अंदर रूल कर रही है, जबकि शहरों के अंदर और टाउन्स के अंदर जो है वो नून लीग जो है वो लीड कर रही है। तो इससे आपको ये ट्रेंड मिलता है कि जहाँ शऊर है, जहाँ पर लोग सोचते ज़्यादा हैं, जहाँ पे बरादरियों का असर रसूख इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर तो नून लीग को वोट मिल रहे हैं। जहाँ बरादरियों का असर रसूख ज़्यादा है, जहाँ दही असर रसूख ज़्यादा है, जहाँ ट्राइबल जो है इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, वहाँ पर पीटीआई जो है वो अभी कर रही है। कैंडिडेट और बरादरी की वजह से उनको वहाँ पे एक एडवांटेज है। जी, लेकिन इसमें शहजाद साहब वो सिर्फ कैंडिडेट नहीं, पार्टी नहीं, उसकी वजह सिर्फ कैंडिडेट भी होता है। उसकी वजह कैंडिडेट की बरादरी होती है। बिल्कुल, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही। अब मुझे ये बताएं मीर साहब, ये तो हमने बात कर ली कि अगर नून लीग जीत जाती है तो फिर क्या होगा। अगर आज तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो पीडीएम जो कि कैसे जीत जाती नहीं, अभी तो नताइज मुकम्मल नहीं हुए ना, हमें तो दोनों तरफ की बात करनी है ना कि क्या असरात होंगे। असरात दोनों तरफ हो सकते हैं। भट्टी साहब इतना मायूस ना हो आप, उम्मीद रखें। तो 10,000 की लीड है। तो अगर आज तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाती है तो पीडीएम जिसमें दरार ऑलरेडी पड़ चुकी है वो कहाँ खड़ी होगी? उसमें उसके लिए तो बड़ा एक पहली बात तो यह है कि मुझे जो है ना वो मैंने अभी जब कहा कि मैंने कंफर्म कर लिया कि अली असद मल्ली साहब ने वोट नहीं डाला, तो मुझे बहुत से साथी जो हैं हमारी अपनी कम्युनिटी के और हमारे अपने इदारे से भी पूछ रहे हैं यार तुम्हारा सोर्स कौन है। अब मेरा सोर्स एक ऐसा आदमी है जो सुबह से अली असद मल्ली के साथ है। अच्छा। और अभी तक उनके साथ है, हयाज यूसुफ, और उसका नाम है हयाज अकबर यूसुफजई, जो जियो का रिपोर्टर है। उन्होंने आके ऑनर भी ये बताया, लेकिन अभी मैंने उनसे दोबारा रिकन्फर्म किया। तो अली असद मल्ली साहब ने वोट नहीं डाला। दूसरी बात यह है कि ये जो आप चेक करवाते हैं मल्ली साहब का। दूसरी बात यह है कि आपने ये जो पूछा अगर तहरीक इंसाफ जीत जाती है, अच्छा ये जो अगर है ना, ये भट्टी साहब कह रहे हैं कैसे जीत सकती है, तो ये ऐसे जीत सकती है भट्टी साहब अगर पॉसिबिलिटी, क्योंकि मेरे पास इस वक्त जो लेटेस्ट जो फिगर्स आ रही हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो फॉर्म 45 के जरिए आ रहे हैं। फॉर्म 45 में जो दिए जा रहे हैं रिजल्ट, जो सरकारी है। हाँ, अच्छा, उसमें जो
360 पोलिंग स्टेशन है टोटल। मेरे पास अभी तक सिर्फ 52 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है और इसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के हैं 17,420 वोट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं 9,264 वोट। सिर्फ 52 पोलिंग स्टेशन है 360 के। 8,000। अच्छा, अब इसमें से अभी आप सोचे कि कम से कम 300 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट अभी आना है। तो भट्टी साहब कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो तूफान आ सकता है, गर्दो गुबार फैल सकती है, धुंध नहीं आएगी लेकिन कुछ भी हो सकता है। धुंध नहीं आएगी इस मौसम में, धुंध नहीं आ सकती। हाँ। ये तो अगर तहरीके इंसाफ जीत जाती है, हाँ। अगर हाँ। जैसा आपने इफ लगाया ना बीच में, हाँ। अ बिग इफ, तो अगर तहरीके इंसाफ जीत जाती है तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि फिर मुस्लिम लीग नून जो है उसको ये सोचना चाहिए कि उसने जो पीपल्स पार्टी के साथ फड्डा किया था पीडीएम में कि आप हमारे साथ इस्तीफे दें और लॉन्ग मार्च करें, लेकिन खुद आप बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है उसको अपनी पार्टी का जो कॉलो फेल का तजाद है वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो मौसम है वो अभी तक बिल्कुल ठीक है, बारिश का कोई इम्कान नहीं है, इसलिए नौशीन इफ्तिखार के चांसेस ज़्यादा नजर आ रहे हैं। और इस वक्त जो हमारे पास जियो पे इस वक्त नताइज चल रहे हैं 26 पोलिंग स्टेशन की, आपने 52 के बताए, हम 26 के बता रहे हैं। 8,819 वोट हैं नौशीन इफ्तिखार के और 5,140 वोट हैं अली अज़द मल्ली के, यानी कि तकरीबन 3,700 वोट का फ़र्क है। नौशीन इफ्तिखार इसमें आगे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर पीटीआई आज ये इलेक्शन जीत जाती है तो वो एक तो दावा करेंगे कि देखें पहले भी हम इलेक्शन जीते थे, हमने कहा था जीत गए, दोबारा आपने एक्सरसाइज करा ली, फिर हम जीत गए। ऑपोजिशन के लिए कितना बड़ा धचका होगा? कोई अगर नहीं जीतेगी, अच्छा, ये मुस्लिम लीग नून जीत जाना है। मैं अगर क्यों तबसरा ज़ाया करूं, तजिया ज़ाया कर दूं अपना, अगर है ही कोई नहीं इसमें, अगर मगर कोई नहीं। नौशीन इफ्तिखार जीत गई हैं और जीत जाएंगी, बड़ी आसानी से जीत जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, मीर साहब ने दिन में तीसरी मरतबा बात की है, बड़ी पते की बात है और बड़ी दिल को बात लगी है कि एक तरफ आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाई बाई कर दिया, शोकाज नोटिस दे दिया, एएनपी बाहर निकल गई, उनको जैली पार्टियां समझ लिया, आप सरकार बन गए, वो हारी पथारेदार बन गए कि इस्तीफे, मामला इस्तीफों से चला था और जरदारी साहब से नाराज़ हो गए कि उन्होंने इस्तीफे कहा कि आप वापस आए, नवाज शरीफ साहब तो इस्तीफे जमा। दूसरी तरफ आप इधर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उधर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, थोड़ी देर तो रुके रहते। अब क्या जवाब है उन पीडीएम तोड़ने का? मुस्लिम लीग नून एक तरफ पीडीएम तोड़ चुकी, दूसरी तरफ इलेक्शन। आप समझे नून लीग ने तोड़ी पीडीएम। हाँ, चलिए मैं इस पे बात करता हूं मजीद। राना अंसर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जो डस्का में शहरी आज जिन्होंने कवर किए। राना अंसर, जरा बताइएगा, अब तक जो हमारे पास नताइज आ रहे हैं उसमें नौशीन इफ्तिखार लीड कर रही हैं, कैसा देख रहे हैं आप? ये टर्नआउट जो है कितना था और इस वक्त क्या सूरत हाल है? अच्छा शहजाद, मैं थोड़ा सा, क्योंकि रिज़ल्ट की बात हो रही है, हमने ना सिर्फ आज सारा दिन इस इलेक्शन को कवर किया है, पिछले कई रोज़ से हम इस इलेक्शन की जो सरगर्मियां हैं इसको कवर कर रहे हैं, इनकी इंतखाबी मुहिम को भी देखते रहे हैं। थोड़ा सा इस हल्के का मैं ये आपको ज़रा मंजर कशी कर दूँ, ये किस तरह का है। ये हल्का एक तरफ से शुरू होता है जहाँ गुजरात वज़ीराबाद वाली साइड से डस्का और सियालकोट का कॉर्नर शुरू होता है, आगे पहले जाम के चीमा से फिर आगे डस्का शहर आता है और उसके बाद सारा आगे तवील एक देहाती एरिया है। ये एक लंबी पट्टी है जो नारोवाल के कॉर्नर तक चली जाती है। तो इसका जो सियासी इसका पहलू है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अली अज़द मल्ली जो है वो किला कालर वाली जो इस हल्के की आखिरी साइड है देहाती एरिया की, नारोवाल की तरफ, वहाँ के रहने वाले हैं। तो इनकी अपनी इंतखाबी मुहिम में जो ये दावे करते रहे हैं, तो पीटीआई की क़यादत ये कहती रही है कि देहाती एरिया में इनकी अक्सरियत है। जो 19 फरवरी को इलेक्शन हुआ था उसमें भी यही बात सामने आई थी कि देहाती एरिया से जितना रिजल्ट आया था उसमें पीटीआई के वोट ज़्यादा थे। लेकिन जो ही ये डस्का शहर की तरफ आते हैं, ये डस्का शहर है, यहाँ नून लीग की अक्सरियत है, नून लीग का दावा यही है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि पहले हमारे रिपोर्टर से हमने आपस में जो मालूमात शेयर की उसमें भी यही सामने आया कि देहाती एरिया में टर्न आउट कम रहा है, वहाँ वोट कम पड़े हैं। शहरी एरिया है जो डस्का शहर का है, जाम के चीमा है, बड़े टाउन है, वहाँ पर ज़्यादा वोट पड़े हैं, वहाँ टर्न आउट देहात की निस्बत बेहतर था। तो इस सारी सूरत हाल के बाद कहा यह जा सकता है कि जहाँ कम वोट पड़े हैं वहाँ रिजल्ट भी पहले आए हैं, पहले गिनती मुकम्मल हो गई है। तो जैसे जो बाद वाले रिजल्ट हैं वो शहर के हैं जहाँ ज्यादा वोट पड़े हैं। तो जो बाद वाले रिजल्ट आएंगे हो सकता है कि नून लीग जो है वो अपनी लीड को मजीद एक्सटेंड करे। अच्छा राना, हाँ मैं यही पूछना चाहता था, आप कह रहे हैं कि अभी तक जो नताइज आ रहे हैं वो ज्यादातर रूरल एरियाज के आ रहे हैं क्योंकि वहां पे वोट ही कम कास्ट हुआ है, तो गिनती जल्दी हो गई। तो इसका मतलब शहरी इलाकों के अभी रिजल्ट्स आना बाकी हैं और उस वजह से नून लीग की लीड बढ़ सकती है।
जी बिल्कुल शहजाद, बड़ा सीधा सा फार्मूला है। जिस पोलिंग स्टेशन पे वोट कम पड़े हैं वहाँ गिनती जल्दी मुकम्मल हो गई है। जब गिनती मुकम्मल हो जाएगी, फॉर्म 45 साइन कर दिया जाएगा, तो ये फॉर्म 45 जो है वो गैर मुसद्दका रिजल्ट भी आ रहा है, दूसरे उम्मीदवारों के पास भी जा रहा है। यही मालूमात हम भी लेकर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जो देहाती एरिया है वहाँ वोट कम पड़े थे, तो वहीं से पहले रिजल्ट आना शुरू हुए हैं। बहुत शुक्रिया। तो जो शहर बहुत का शुक्रिया इलाका है, राना आंसर। दुरुस्त कह रहे हैं कि जहाँ पे कम वोट होगा वहाँ गिनती जल्दी हो जाएगी। एक सवाल पैदा हो लेकिन सर जाएगा। प्रेसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना जल्दी जाए रिटर्निंग ऑफिसर के पास। एक सवाल पैदा हो जाएगा जी कि अगर ये इसी तरह जो लीड यही रही अगर मुस्लिम लीग नून की और ये बढ़ती गई और एंड रिजल्ट जो है वो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका और नून लीग के वोटों का को 20-25 हज़ार का अगर फ़र्क हो गया, तो फिर 19 फरवरी का जो इलेक्शन है उसके बारे में वो फिर एक दाग बन जाएगा तहरीक इंसाफ, दाग बन जाएगा, क्योंकि वो कहते रहे कि साफ और शफाफ इलेक्शन होनी चाहिए और फिर तमाम उंगलियां यही उठेंगी कि धांधली हुई थी, इसलिए आप जीत का दावा कर रहे हैं। अब मैं पता चल गया मैं अगर अपना क्यों बचा लिया। जी जी पता चल गया ना कि अभी जी, शहरी में आप आने अंदाजा लगा अच्छी लिया बात है। आप आपने कि अपना अगर बचा रहे हैं, अगर ये देहाती इलाकों के आप अपना अगर भी बचाएं और अपना मगर भी बचाएं। मगर भी बचा। अच्छा सोहेल साहब, जरा ये बताइएगा कि इस वक्त जो पीडीएम की सूरत हाल है उसके बाद आज का नतीजा कितना इंपॉर्टेंस रखता है, कितनी सिग्निफिकेंस रखता है? पीटीआई जीत जाए तो ऑब्वियसली बड़ा धचका होगा, लेकिन अगर पीटीआई हार भी जाए तो पीडीएम की सूरत हाल देखकर, ऑपोजिशन की सूरत हाल देखकर आपको क्या लगता है? देखिए, पीडीएम के टूटने के बाद जाहिर है अब तो देखना सिर्फ यही है, हुकूमत के लिए तो धचका तभी साबित हो सकता है तरीन फैक्टर हो, अंदरूनी बिकरिंग हो, अंदरूनी टूट फूट हो। अब तो एक जो कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ डिस्टेबलाइज कर सकती है हुकूमत को, इस हल्के के इलेक्शन से क्या डिस्टेबलाइजेशन होनी है। अलबत्ता तरीन फैक्टर से और जो इंटरनल बिकरिंग चल रही है उससे डेफिनेटली हुकूमत की डिस्टेबलाइजेशन का रास्ता हमवार होगा। दूसरा सीधा सा फार्मूला है, पिछली दफ़ा 8000 डस्का में जो थी वो नून लीग की लीड थी, इससे पिछले 2018 के इलेक्शन में 15,000 की लीड थी। अगर तो नून लीग की लीड जो है डस्का में 15,000 10,000 से ज़्यादा हो जाती है तो नून लीग जीत जाएगी, और अगर उसकी लीड कम रहती है डस्का में तो डेफिनेटली फिर जो पीटीआई है उसको एडवांटेज होगा। और बज़ाहिर ये इस वक्त यही लग रहा है कि नून लीग ने वो अपना एडवांटेज बरकरार रखा हुआ है। सही, हम ब्रेक लेंगे और इस तरीन फैक्टर पे भी बात करनी है कि ये हुकूमत के लिए कितना बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है, क्योंकि कल जो इशाया हुआ उसमें 5 MNAs थे, कह रहे हैं कि 14-15 वहाँ पे MPs भी मौजूद थे, और जब ये टीवी पर आके बात करते हैं तो कहते हैं कि हम पीटीआई का, इमरान खान हमारे कप्तान हैं, लेकिन जो मैसेजिंग कर रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है इसी किस्म की है कि ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक है और अगर इन केसेस को वापस नहीं लिया गया तो हम इस फॉरवर्ड ब्लॉक का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकते हैं। ये मैसेजिंग हो रही है, लेकिन जब बात करते हैं तो बड़ी ही रिकंसिलेटरी टोन होती है। इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डस्का इलेक्शन पर हम बात कर रहे हैं जहां पे गिनती का सिलसिला जारी है और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज भी हमारे सामने आ रहे हैं। सोहेल बड़ाइश साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक और भी नुकता है जिस पर बात होनी चाहिए मीर साहब, इस इलेक्शन कैंपेन में नून लीग की तरफ से मरीम नवाज साहिबा आगे नहीं आई, वो बीमार है, ट्वीट उन्होंने ज़रूर किए, लेकिन हमजा शहबाज जो है वो लीड कर रहे थे कैंपेन को, मुलाकातें की, कॉर्नर मीटिंग्स की। तो आज अगर नून लीग ज़्यादा बड़ी मार्जिन से जीत जाती है, क्योंकि उस दिन अगर आप वो 20-22 पोलिंग स्टेशन हटा भी दें तो 3-3.5 हज़ार की वोट थी, लीड थी नून लीग की, तो फिर क्या मैसेज जाएगा कि क्या उनकी कैंपेन ज़्यादा मौसर साबित हुई है? नहीं, मेरी देखें नाकस राय में लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, नाकस राय में ये जो बाई इलेक्शन हुआ है, जो आज हुआ है, हाँ, इसके लिए तो नून लीग ने कैंपेन चलाई नहीं कोई भी। मुझे बताएं हमजा शहबाज साहब ने कौन सा जलसा किया वहाँ जाकर? जलसे वलसे कोई नहीं किया, ठीक है ना, मुलाकातें की है वहाँ जाकर, वो जा भी नहीं सकते। जो जलसा वो जा भी नहीं सकते, सही कह रहे हैं बिल्कुल इरशाद भट्टी साहब, क्योंकि वो MP हैं, MP MNA जा ही नहीं सकते। मरियम नवाज साहिबा जो है उनको एक एडवांटेज ये था कि वो MNA या MPA नहीं थी, तो वो वहाँ पे गई, उन्होंने जलसे किए। जिस तरह के अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है तो वो वहाँ पे जाके बैठे हुए हैं, उस्मान डार साहब पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है तो PTI की कैंपेन को वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो हमजा शहबाज साहब जो हैं उन्होंने लाहौर में बैठ के पीछे रह के बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, वर्कर्स को मोटिवेट किया है, इसमें कोई शक नहीं, बड़ा अच्छा किरदार है उनका। लेकिन उन्होंने जो भी किरदार अदा किया है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कंसेंट के साथ, उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ, उनकी मदद के साथ अदा किया है। और ये बाद में ऐसे कोई एक आपको स्टेटमेंट नहीं दे रहा, बयान नहीं दे रहा, मुझे पता है कि पीछे
बिहाइंड द सीन मरियम नवाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब जो है उन्होंने क्या कुछ किया है, सही। किस किस के साथ उन्होंने खुद बात तो की आज है। अगर नून लीग जीतेगी तो वही कैंपेन जो की थी 19 फरवरी से पहले, उसी का ये नतीजा है। ये जो पहले मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कैंपेन की थी, ये उसी का इम्पैक्ट है। और हमजा साहब के बाहर आने से एक एडिशनल फैक्टर जो है वो ऐड हो गया है, और हमजा शहबाज और मरियम साहबा जो हैं वो एक पेज पे हैं, और इस कैंपेन में उन्होंने मिलकर हिस्सा लिया है। भले मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो बीमार थी, उन्होंने खुलकर हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अभी भी कल रात तक भी जो है वो खुद लोगों को कॉलें भी कर रही थी, ट्वीट्स भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, और हमजा साहब की मदद कर रही थी। सही है। सोहेल साहब, आपका तजिया मीर साहब से मिलता जुलता है या मुख्तलिफ है? क्या हमजा शहबाज और मरियम नवाज साहिबा एक ही पेज पर हैं और ये दोनों की जो कैंपेन रही है उसी का इम्पैक्ट है? जी देखें, हमजा शहबाज जो हैं वो नून लीग के बाय इलेक्शन एक्सपर्ट समझे जाते हैं। हुकूमत के दौरान जब नून लीग की हुकूमत थी तब भी जितने बाय इलेक्शन होते थे उनमें उन्हें बुलाया जाता था और उनके ज़िम्मे कैंपेन की जाती थी। तो आम तौर पर जो है वो जो भी बाय इलेक्शन होता है उसकी ज़िम्मेदारी उनके ज़िम्मे लगती है। इस दफ़ा उन्हें ना वहाँ जाने का मौका मिला, ना ऑब्ज़र्व करने का मौका मिला, लेकिन नून लीग ने मुनासिब समझा कि हमजा शहबाज को ये ज़िम्मेदारी इसलिए दी जाए ताकि कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी रहे। ये ना लगे कि सब कुछ मरियम साहबा के पास चला गया है और हमजा के लिए कुछ नहीं बचा। तो मेरा ख़्याल है हमजा को साहब को इसलिए दिया गया ताकि जिस तरह पहले उनके पास बाय इलेक्शन की ड्यूटी होती थी ये उनके पास ही रहे। लेकिन ज़ाहिर है फ़िलहाल एक पेज पर है, लेकिन इस पेज पर दो पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ मुसालियत का है, एक मुखालफत का है, और जो मुसालियत का पैराग्राफ है उसके ऊपर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जो हैं उनकी स्टैंप लगी हुई है, और जिसमें मुखासमत है या महाजराई है या हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक बयानिया है, उसके ऊपर मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की मोहर लगी हुई है। तो चुनाचे एक पेज के दो हिस्से हैं। वो चाहते हैं तो उस पेज का वो पैराग्राफ आगे कर देते हैं और चाहते हैं तो उस पेज का दूसरा पैराग्राफ आगे कर। सही है। लेकिन बाय इलेक्शन में क्योंकि हदफ एक ही है इसीलिए वो साथ खड़े हुए हैं। मुझे यकीन है भट्टी साहब कि आपको यकीन है कि दोनों एक पेज पे नहीं है? नहीं, देखिए मुझे ये तो पक्का यकीन है कि दोनों भाई जिस तरह एक पेज पे थे, ये दोनों कजन्स भी सिवाय गद्दी नशीनी के एक पेज पे, तख्ते रायबंड पे। और ये चूंकि मिल है, फैक्ट्री है, एक है पार्टी है जिसको लेके चलना है, दूध देने वाली एक भैंस है और वो लेके चलना है। लेकिन ये बड़े अक्लमंद लोग हैं, सियाने लोग हैं, पहुँचे हुए लोग हैं। जैसे सोहेल वड़ाई साहब ने कहा ना, जब मौका आता है तो वो मफामत का आगे कर देते हैं कि मैं इलेक्शन से सोहेल वड़ाई साहब ने इंटरव्यू किया था, इलेक्शन से 1 महीना पहले वज़ीर आज़म बन चुका था। कोई किसी जमहूरी मुल्क में इलेक्शन से 1 महीना पहले कोई वज़ीर आज़म बनता है? मेरी काबीना के नाम भी फाइनल हो चुके थे, एम्पायर ने उंगली उठा ली है। और दूसरा मैं आमिर मीर साहब जो कहेंगे मैं उनके साथ हूँ। अच्छा, तो एक पेज पर है मैं और आमिर मीर साहब एक पेज पे। अच्छा, दूसरी बात ये कभी मफामत आगे कर देते हैं, कभी मुखालफत आगे कर देते हैं, कभी इनकलाब आगे कर देते हैं, कभी मजामत आगे कर देते हैं। ये गुड काप बैड काप का खेल है। मंजिल एक है और इक़्तिदार की जंग है, ज़ाहिर है उसमें दूसरी नस्ल को ट्रांसफ़र हो रही है। तो वो ज़ाहिर है वो करेंगे। बाकी इस पे तारीख है, क्या कहूँ। छोटी सी मैंने गुजारिश करनी है कि सोहेल वड़ाई साहब ने जो कहा वो भी सही कह रहे हैं। भट्टी साहब तो हमेशा ही सही कहते हैं। 1 पेज पे आज ठीक है, भट्टी साहब की बात बड़ा दोस्ताना माहौल है। भट्टी साहब की बात को रद्द करने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ? आप मुझे बताएं, मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। गुस्ताखी है, गुस्ताखी है ये। लेकिन जो मैं अर्ज कर रहा हूँ मुअद्दबाना अंदाज में मेरे ख्याल में मैं भी ठीक कह रहा हूँ। नहीं आप भी ठीक कह रहा हूँ। ठीक कर। देखिए बात यह है कि सोहेल साहब भी ठीक। पहली बात तो यह है कि ख्वाह हमजा शहबाज हों या शहबाज शरीफ हों या मरियम नवाज हों, उन तीनों का लीडर नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं उनकी पॉलिसी जो भी है मुफाहमत की है, मतलब वो किताब नवाज शरीफ की है। किताब तो नवाज शरीफ की है, पेज जो बेशक दूसरा हो, पैराग्राफ आगे पीछे कर लें आप, लेकिन किताब जो है उसका मुसन्निफ नवाज शरीफ है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये मुझे खुद ज़ाती तौर पे पता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब जुलाई में पाकिस्तान वापस आए थे, जुलाई 2018 में, तो उनके पाकिस्तान आने के बाद सूरत हाल बदली थी। अगर वो पाकिस्तान ना आते और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने
भाई के साथ ना खड़े होते, उन्होंने सिर्फ ये करना था कि अपने भाई की जो पॉलिसी है उससे ऐलान लातलकी कर दें, तो उनके लिए वज़ीर आज़म बनना बहुत आसान था। और आज नून लीग के बहुत बड़े बड़े लीडर जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कन्फ्रंट्रेशन में बड़े आगे आगे हैं और बड़े मुक्के लहरा के बातें करते हैं, ये सारे शहबाज शरीफ के साथ थे। अच्छा, और आज अगर ये नवाज शरीफ के साथ हैं तो क्रेडिट गोज टू शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल इस पोजीशन में थे कि अगर वो चाहते तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, और मेरी इस बात की तरदीद मरियम नवाज भी नहीं करेंगी। अच्छा, सही है, बड़ा क्लीन। एक ब्रेक में ले लूं और इसके बाद, क्योंकि हमने तरीन बात करनी है, अहम इशू है आज का और इस पे बात करना जरूरी है, तो एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं NA 75 डस्का इलेक्शंस के हवाले से। इस वक्त हमारे पास जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है उसके मुताबिक 10,086 वोट हैं नून लीग के यानी कि नौशीन इफ्तिखार के, और 6,274 वोट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अज़द मली साहब के। और आपको यहाँ पे मैं बताऊँ कि हम जो आपको नताइज बता रहे हैं वो फॉर्म 45 के हैं। इस वक्त बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि PTI के कैंप से आ रही है, नून लीग के कैंप से आ रही है, उसमें नताइज मुख्तलिफ हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो फॉर्म 45 के नताइज हैं वो आपको बताएं। एक बड़ी अहम खबर मीर साहब ने हमको देनी है, लेकिन मैं अगर सोहेल साहब से एक मुख्तसर इस पर बात कर लूँ, क्योंकि सोहेल साहब तमाम इलेक्शंस में कवर करते हैं, नताइज कैसे कंपाइल कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो सोहेल साहब, फॉर्म 45 के नताइज हम जो दे रहे हैं वो कहीं कहीं मुख्तलिफ भी आ रहे हैं, तो ये पार्टीज भी अपने तरफ से नताइज बताती हैं और कहीं ना कहीं शायद इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश कर रही होती है। जी दुरुस्त है, लेकिन बेसिकली यही सही तरीका है। NA 45 सरकारी नतीजा होता है जिसमें प्रिजाइडिंग अफसर के और जो पोलिंग एजेंट है इन दोनों के सिग्नेचर होते हैं, और यही जो नतीजा है ये जाके फिर RO के पास जो है वो जमा होता है और इसी से नतीजा बनता है। तो बाकी जो नताइज होते हैं वो ज़ुबानी होते हैं और उसमें फ़र्क भी आ जाता है, बताने में फ़र्क आ जाता है। बाज़ औक़ात आपके जो पोलिंग एजेंट है वो आपको सही नहीं बताते, मुखालिफ बता देते हैं। सही। तो बेहतर तरीका फॉर्म 45 का ये एक तरह से, अगरचे ये भी गैर सरकारी होता है जी, लेकिन ये सरकारी के करीब तरीन होता है, करीब होता है। तो ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कैंपेन हमजा शहबाज ने की है, मरीम नवाज की तबीयत ठीक नहीं थी। मीर साहब के पास ब्रेक में कुछ अहम इंफॉर्मेशन आई है इस हवाले से। अच्छा, वो आपने जो सवाल किया था कि ये हमजा शहबाज साहब जो है वो रिलीज़ हुए हैं और कैंपेन वो चला रहे थे, तो अगर नून लीग जीती है तो क्रेडिट किसको मिलेगा। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने पहले भी आपको तकरीबन यही इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन उसमें मज़ीद ऐड कर रहा हूँ कि ये जो आज इलेक्शन हुआ है डस्का में, इसको डायरेक्टली मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के मॉनिटर कर रहे थे और कैंपेन को भी वही देख रहे थे, और मरियम नवाज शरीफ, हमजा नवाज और अता तारड़ साहब, ये तीनों नवाज शरीफ साहब के अंडर डायरेक्टली काम कर रहे थे। और इस दौरान मरियम नवाज शरीफ साहब डस्का जाना चाह रही थी और कैंपेन करना चाह रही थी, लेकिन उनकी बीमारी की वजह से गला बंद हो गया। तो नवाज शरीफ साहब ने उनको रोक दिया कि आप डस्का ना जाएं क्योंकि आपकी तबीयत मज़ीद बिगड़ सकती है। तो फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने मियाँ नवाज शरीफ साहब से कहा कि आप हमजा साहब जो हैं उनको ये ज़िम्मेदारी ज़रूर दे दें डस्का की। तो फिर हमजा साहब जो हैं वो और मरियम साहबा और अता तारड़ साहब मिलकर नवाज शरीफ साहब की सुपरविजन में काम कर रहे थे, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मरियम नवाज शरीफ साहबा ने दी है। अच्छा, ये मरियम नवाज साहबा कह रही है कि नवाज शरीफ साहब ने मुझे रोका क्योंकि गले की वजह से उनको मना किया कि वो ना जाए। और दूसरी बात में, अगर आपके पास टाइम है तो जल्दी से ऐड कर दूं कि मेरे पास जो रिजल्ट है 74 पोलिंग स्टेशनों का आउट ऑफ 360, तो मुस्लिम लीग नून के हैं 24,765 वोट और PTI के हैं 17,745, तकरीबन 7,000 वोट की लीड। PTI की लीड जो है वो अब जो है वो जो मार्जिन कम हो रहा है, यानी कि मुस्लिम लीग नून और PTI में फ़र्क कम होता जा रहा है। चले एक ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस के बाद आपके सामने दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग का मौक़िफ़ भी हम इसी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। डस्का इलेक्शन पर हम बात कर रहे हैं, नताइज आने का सिलसिला जारी है, लेकिन अब तक तमाम पोलिंग स्टेशन का नतीजा नहीं आया है। जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज है वो हमने आपको बताए, जो फॉर्म 45 में इस वक्त हमारे पास मौसूल हुए हैं। हामिद मीर साहब हमारे साथ है, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और अब प्रोग्राम में हमें राना सनाउल्लाह साहब ने भी ज्वाइन किया है और उस्मान डार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को खुशामद कहते हैं प्रोग्राम में। ज़रा ये बताइएगा
कि आपके पास क्या नताइज है। उस्मान डार साहब, पहले क्विकली जरा आप बता दीजिए कि जो आपके पोलिंग एजेंट्स नतीजा भेज रहे हैं, जहां पे भी आपने अपना हेडक्वार्टर बनाया, क्या इस वक्त लीड है पीटीआई की या पीएमएलएन की? देखिए, जो तकरीबन 50 के करीब पोलिंग स्टेशंस के नताइज हमारे पास आए हैं, जो हमें डायरेक्टली भेजे हैं हमारे पोलिंग एजेंट्स ने, वो 1800 से 2000 की लीड है। फिर मैं इत्तेफाक से अभी जियो न्यूज़ भी देख रहा था। 1800 से 2000 की लीड आपकी है या पीएमएलएन की है? हमारी है, हमारी। आपकी लीड है, अच्छा, ओके। और मैं आपका प्रोग्राम भी देख रहा था जियो का, और उस पर अच्छी खासी लीड नज़र आ रही थी, 5 या 7 हज़ार की नून लीग की। फिर मैंने दूसरे चैनल्स लगाए, जो उस पर पीटीआई की लीड नज़र आ रही थी। फिर मैंने आपके नुमाइंदे को भी कॉल की यहाँ लोकल, मैंने कहा मैं चेक करूँ, चूँकि शायद वो आपको फॉर्म 45 भेज रहा होगा। खैर, उसने मेरी कॉल डिक्लाइन कर दी। फिर मैंने आरओ ऑफिस में राब्ता किया, और आरओ ऑफिस में जो टीम बैठी हुई है, जो दौरान है, तो आरओ ऑफिस में भी तकरीबन अभी 15-20 जो ऑफिशियल फॉर्म 45 है जो भेजे हैं, और उधर भी बिल्कुल ना होने के बराबर दोनों जमातों की लीड चल रही है। तो मैं ये समझता हूँ, तो मतलब आरओ ऑफिस ने जो आपका आदादो शुमार है उसको भी डिनाई कर दिया कि कोई 1800 वोट की लीड नहीं है और बराबर मुकाबला है। हाँ, तो बुनियादी तौर पे जो आरओ ऑफिस है जिसने नतीजा जारी करना है, वहाँ ना होने के बराबर अभी फॉर्म 45 पहुंचे हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लेके जाएंगे। क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब भी लड़ते हैं, तो होता ये है शहजाद कि जहाँ आप जीतते हैं, आपके पोलिंग एजेंट्स आपको जल्दी रिजल्ट्स भेज देते हैं, पीटीआई वाले, नून लीग वाले भी। और जहाँ से वो बहुत बड़े मार्जिन से अगर हार भी जाए तो वहाँ से रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी 50 पोलिंग स्टेशंस पे, अगर मैं अपनी पहले बात करता हूँ कि अगर हम 2000 की लीड पे हमारे पोलिंग एजेंट्स की दी हुई इंफॉर्मेशन के मुताबिक, तो विक्ट्री क्लेम नहीं करते या कोई बड़ी एक उम्मीद नहीं लगा सकते। मैं समझता हूँ जब तक 100 पोलिंग स्टेशंस कम से कम सामने नहीं आ जाते, वो ट्रेंड उसके बाद कोई ट्रेंड समझ आएगा। जरा राना साहब आप भी क्विकली बता दीजिए, आप लोगों के पास क्या रिजल्ट्स आए हैं, कौन आगे कौन पीछे? देखिए शहजाद, ये इलेक्शन जो लोग लड़ते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होगा, और डार साहब को तो यकीनन जो है वो होगा कि एक र्यूमर होती है कि आप, यानी मिसाल के तौर पे अगर एक पोलिंग स्टेशन जो है वो 20 या 25 किलोमीटर के फासले पे है, उसको पहुंचने में फॉर्म 45 लाने में जो है वो 1 घंटा लग सकता है या ज़्यादा लग सकता है। लेकिन एक जो है वो यानी टेलीफोनिकली अदरवाइज जो है वो एक पूरी यूनियन काउंसिल का एक जगह पे रिज़ल्ट इकट्ठा हो रहा होता है, और वो पूरी यूनियन काउंसिल का रिज़ल्ट जो है वो बता देंगे जी हमारी यूनियन काउंसिल जो है वो इतने में प्लस जा रही है, इतने में नेगेटिव जा रही है। तो हमारे पास इस वक्त पूरे हल्के का रिजल्ट जो है जी, वो हमने उसका अहाता कर लिया है। अच्छा, और ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि 10,000 प्लस जो है वो हमारी लीड होगी, और ये इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो हमारे तक फॉर्म 45 की शक्ल में तो अभी तक नहीं पहुँचा, लेकिन हमारे यूनियन काउंसिल वाइज जो हमारे लोग हैं उनसे हमारी मुकम्मल जो है वो बात होने के बाद जो है ना, ये बड़ी मैं आपको मुहतात फिगर और लीड जो मैं आपको सही एक मुहतात एस्टिमेट, लेकिन राणा साहब आप कह रहे हैं 10,000 की लीड इस वक्त है, या जब मुकम्मल हो जाएंगे नताइज उस वक्त 10,000 की लीड से आप जीतेंगे? जी, यानी हमने तमाम यूनियन काउंसिल का यानी देख लिया ना कि किस यूनियन काउंसिल से कितना हमें जो है वो हम कहाँ से कितनी लीड है, कहाँ से कितनी जो है वो हमारी जो है वो कमी है, तो वो सारी एक कैलकुलेशन जो है ना वो फिगर आ जाती है। अच्छा, मैं इसलिए मेरे एक सवाल राणा साहब आपसे मैं जरा करना चाह रहा हूँ। उस्मान डार साहब को एक मशवरा है जी, ये कल का बहुत मेहनत कर रहे हैं, आज भी इन्होंने बड़ी मेहनत की है, मुझे भी इन्होंने बड़ा याद किया है, मुझे बड़ा इनका ख्याल है। तो अब ये जाएं घर जाके कोई चाय का कप पिए और साथ एक वॉल्यूम 5 की गोली खा के तो ये सोए आराम करें, तो ऐसे ही खाम खा ज्यादा परेशान। राणा साहब एक सवाल आप दोनों से मुझे करना है, फिर ये मीर साहब और भट्टी साहब से मैं पूछूंगा। आज उस्मान डार साहब ने, उस वक्त मैं भी ट्रांसमिशन में बैठा हुआ था, उस्मान डार साहब ने कहा, जब हमने पूछा कि आज पुरअमन था पूरा दिन पोलिंग का, कोई ऐसा वाकया में नहीं नजर आया लॉ एंड ऑर्डर का जो 19 फरवरी को था, तो उस्मान डार साहब ने कहा इसकी वजह यह कि राना सनाउल्लाह हल्के में नहीं थे, वो हल्के में होते तो बदमाशी होती, वो नहीं थे तो बदमाशी नहीं हुई। चले जी, ये मैं उस्मान डार साहब का जो है
ये गिला जो है चले, अगर इनको ये एप्रीहेंशन थी जी तो इन्होंने मेरे ऊपर पाबंदी लगवा दी, लेकिन इनको चाहिए ये था कि खुद भी ना जाते, लेकिन ये खुद वहाँ पे जो है ये घूमते रहे हैं। तो वो यही तो दलील दे रहे थे कि देखिए मैं था, हमारे सब लोग थे और कुछ नहीं हुआ, हंगामा रही। मैं इस सूरत हाल में जो है ना अब मजीद उस्मान डार साहब को जो है ना वो नहीं जो है वो परेशान करना चाहता। जो इन्होंने कह दिया वो ठीक है, वो इनकी मर्जी, इन्हें हकीकत का इनको भी पता है कि 19 फरवरी को यहाँ पे क्या हुआ था। मैं जब यहाँ पे आया वहाँ पे क्या सूरत हाल थी, और मैंने उस दिन भी गालिबन जियो के एक प्रोग्राम में सारी चीज जो है वो मैंने बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दी थी। मुफाहिमाना रवैया उनका, कह रहे कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जो हुआ सबको पता है, लेकिन 10,000 वोट से आज का इलेक्शन हम जीत जाएंगे। देखिए जीत चुके हैं, वो कह रहे जीत चुके हैं जी। ये अब रिजल्ट कंपाइल हो जाएगा। जी उस्मान साहब, आपके प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह का खास शुक्रिया अदा करता हूँ, वो आज यहाँ नहीं आए और इलेक्शन पूरा मन हुआ। देखें राना साहब जब आप यहाँ आते हैं ना तो आपके वर्कर्स मचल जाते हैं। राना सनाउल्लाह को देख के नून लीग के वर्कर्स वो ज़हन बना लेते हैं कि अब डंडा चलेगा, यहाँ पूरा एक दंगा होगा, जंग का माहौल होगा। खैर वो उस बहस पे नहीं जाते। मैं एक आपके सामने अपने हल्के की बात करता हूँ। देखिए राना साहब को बहुत बड़ी बात कर दी है 10,000 वोटों की। 2018 के इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ साहब से मेरे 381 पोलिंग स्टेशन थे, 10,000 वोटों से मैं जीत रहा था। और शहजाद आखिरी 2 पोलिंग स्टेशन यानी कि 379 पोलिंग स्टेशन पे मैं इलेक्शन जीता हुआ था। आखिरी 2 पोलिंग स्टेशन पे जाके वो मुझसे 1400 वोटों से पूरा इलेक्शन छीन लेते हैं, जीत जाते हैं। वो छोटे वो टेलीफोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेज, वो जो एक अलग डिबेट है, लेकिन जो ऑन पेपर है उसमें मैं उनसे 2 पोलिंग स्टेशन पे जाके ये कैलकुलेशन मेरी समझ से बाहर है। राना साहब ने अभी 10,000 वोट कैलकुलेट कर लिए हैं। शहजाद मैं ये अर्ज कर दूं, उस्मान डार साहब को बिल्कुल इल्म है, जो बात मैं कर रहा हूं ना वो उस्मान डार साहब की भी समझ में आ रही है। देखिए इसका जो रिजल्ट है ना जी, PP42 है। PP42 से हमारा जो प्लस वोट है हमने यूनियन काउंसिल वाइज और डस्का शहर का जो हमने जो है वो कलेक्ट कर लिया है। PP41 से हमें लॉस होना था, वो लॉस हमने जो है वो गेज कर लिया है। अच्छा, यूनियन काउंसिल वाइज इनको भी पता है। चले ठीक है राणा साहब, आप मेरे ख्याल से कुछ ही देर में मुकम्मल नतीजा आ जाएगा तो फिर उस पर हतमी गुफ्तगू हो सकेगी। लेकिन मुझे जरा रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सामने है। मुझे इजाजत दे, मैं जरा हामिद मीर साहब से भी पूछूं, क्या आपको लगता है कि पुरअमन इलेक्शन इसलिए हो गए क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब हल्के में नहीं थे? देखिए ये जो राना सनाउल्लाह साहब और उस्मान डार साहब के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है, इस गुफ्तगू से मैंने एक अंदाज़ा लगाया है, हो सकता है आप मेरे से इत्तेफाक ना करें, कि उस्मान डार साहब ने आज जो भी राना सनाउल्लाह साहब के बारे में गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू के नतीजे में राना सनाउल्लाह साहब का जो सियासी असर व रसूख है उसमें बहुत इजाफा होगा। और राना साहब को इसका पता है कि उस्मान डार उनका छोटा भाई है और जो भी करता है, जो भी कहता है अपनी सियासत के मुताबिक करता है जिस पार्टी में बैठा हुआ है, लेकिन वो जो भी कहता है उसका मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए राना साहब ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वरना आप देखें, आप कोई और कह के देखता है इस तरह कि बदमाशी किया, ये किया, वो किया, लड़ाई हो जानी थी। राना साहब ने अवॉइड कर दिया। राना साहब का ख्याल है मेरा छोटा भाई है। राना साहब कह रहे हैं आज मुझे जैसे बैट्समैन कहता है ना बल्ले से जवाब दूंगा, वो कह रहे हैं बैलेट बॉक्स से जवाब दूंगा। वो देखिए राना साहब ने क्रिकेट की जुबान में वेल लेफ्ट कर दिया है, क्योंकि उनका ख्याल है बॉलर जो है वो ठीक है। अच्छा, हम बात करें कि पूरा दिन तो अमन कायम रहा, लेकिन अभी ये खबर आई है कि मरियावाला में फायरिंग हुई है और 5 लोगों को गिरफ्तार भी पुलिस ने किया। ये आज और भी जगह से लोगों को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, इसमें आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जी। 19 फरवरी को जिन पोलिंग स्टेशंस, बड़े बड़े पोलिंग स्टेशंस पे तहरीक इंसाफ बड़ी लंबी लीड से जीती थी, आज उनमें से कुछ पोलिंग स्टेशंस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कुछ लीड से जीत गई है। मसलन एक जो पोलिंग स्टेशन है किला कलर वाला, वहाँ पे पिछली दफ़ा जो बाई इलेक्शन था तो उसमें तहरीक इंसाफ 736 वोट से जीत गई थी। सही है, तहरीक इंसाफ 736 वोट से जीत गई थी। आज वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 141 वोट से जीत गई है। सही, तो इन्होंने कवर भी किया है। ठीक है, आपको क्या लगता है कोई भट्टी साहब, पूरा मन रहे इलेक्शन आज और इसकी वजह क्या है? रेंजर्स वहाँ पे तैनात की गई थी, इलेक्शन कमीशन ने बेहतर काम किया, क्या हुआ है आज मुख्तलिफ? नहीं देखिए, सबसे बिलाशुबा इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ करनी चाहिए, रेंजर्स की तारीफ़ करनी चाहिए, पुलिस की, इंतज़ामिया की और सारी पार्टियों के कि उन्होंने भी नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया। और सब ये बड़ा एक अच्छा साइन है कि पिछली मरतबा 2 कत्ल हो गए थे,
और इस मरतबा अल्लाह के फजल से हो गया। दूसरी बात है उस्मान डार साहब से माजरत के साथ इस मरतबा मैं राना साहब के साथ हूँ, यानी मुझे ज़्यादा लीड लगती है, यानी ज़्यादा 15,000 15-20,000 से भी ज़्यादा लीड लगती है। पता नहीं क्यों, पता नहीं, मैं हो सकता है मैं गलत साबित हूँ। अब इलेक्शन हो चुके हैं, वोट पड़ चुके हैं, वो आगे जा चुके हैं, तो अब यानी मुझे अब मेरा राय देना बनता है, कोई एथिकली गलत नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि नौशीन साहब आसानी से जीत जाएंगे। आपको लगता है आसानी से जीत जाएंगे? उस्मान डार साहब, पूरा दिन आज ये तज्जिया होता रहा कि 70% इलाका जो है वो देहाती इलाका है और वहाँ पे अजद अली मली साहब का अपना वोट भी है, जो आपके दूसरे कैंडिडेट पहले आपके साथ नहीं थे उस्मान, वो भी अब आपके साथ है। लेकिन आज ये रिपोर्ट होता रहा कि जो देहाती इलाके हैं वहां पे टर्नआउट बहुत कम था और उसका नुकसान होगा पीटीआई को। साथ में ये भी कहा गया कि अली अजद मली साहब ने भी अपना वोट कास्ट नहीं किया। जरा इस बात को भी कंफर्म कर दीजिएगा, और लो टर्नआउट की वजह क्या है देहाती इलाकों में, क्यों नहीं निकले लोग वोट देने के लिए? देखिए, मली साहब के साथ तो मैं था नहीं सारा दिन। आखिर में जब इलेक्शन क्लोज हुआ 5 बजे तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, लेकिन मैं वोटिंग के हवाले से नहीं पूछ सका। उन्होंने वोट पे निशान था उनके? नहीं, मैंने देखा नहीं, अभी देख लूंगा प्रोग्राम के बाद। दूसरा, मैं अगली बात करने से पहले भूल ना जाऊं, मीर साहब मैनू लगता है तुसी चाहते हो कि मेरे और राना सनाउल्लाह दे दो हाथ हो जाए। आप हो गया, और ये ना मेरा मतलब है, अगर राना साहब ने कहा है कि ठीक है भी जो भी है तो उन्हें वेल लेफ्ट हो गया या जो भी है। अच्छा देखिए शहजाद, आपने बड़ी जबरदस्त बात कही है। देखिए, हम दोनों पार्टीज, इसमें कोई शक नहीं, हम रूरल एरिया में, देहाती एरिया में अपना बैंक वोट कैलकुलेट कर रहे थे कि इतनी इतनी लीड्स मिलेंगी हमें, और स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा पीएमएलएन का हमेशा से शहर के अंदर। अच्छा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो चंद 2-4 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हैं शहर से कि हमें पीएमएलएन से इतनी लीड पड़ेगी यहाँ से, लेकिन वो निकली नहीं। शायद टर्नआउट 30% के करीब होगा, जो मेरी कैलकुलेशन थी, जो मैं देख रहा था शहर में पिछली दफ़ा 45% था। इसी तरह देहात में जो हम कैलकुलेट कर रहे थे कि यहाँ हम इतने वोट लेके जाएंगे, पीएमएलएन को इतनी लीड देंगे, वो भी हमें भी उस तरह नहीं मिली। तो मैं समझता हूँ ये जो कम टर्नआउट रहा है आज इस इलेक्शन में, ये कितना डैमेज दोनों पार्टीज को करेगा। 360 की पोलिंग जब क्लोज होगी, ये बड़ा अहम है जी। और उतने वोट भी नहीं निकले शहर से भी। राना साहब को बड़ी अच्छी तरह पता है आज शहर में लोग नहीं निकले, इन तक इंफॉर्मेशन होगी, लोग उस तरह वोट डालने जिस तरह ये कह रहे थे जी शहर में रोक दिया, ये हो गया, फायरिंग हो, तो आज लोग तो उस तरह से बाहर नहीं आए, तो उसका भी नुकसान इनको पहुंचेगा पीएमएलएन को। और जिस तरह आप ठीक फरमा रहे हैं, अगर देहातों से ओवरऑल 70% एरिया लोग उस तरह बाहर नहीं आए, जिस तरह हमें मीर साहब कह रहे थे पिछली दफा 700 कुछ वोटों से जीते हैं, 100 कुछ वोटों से हार गए हैं, और तो उसका नुकसान आपको हो सकता है। लेकिन मुझे एक और बात भी बताइए डॉक्टर साहब, इसका भी तो बड़ा नुकसान होगा कि अगर आज आप ये इलेक्शन हार जाते हैं तो सब यही कहेंगे ना कि देखिए 19 फरवरी को आप जीत का दावा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि बदनज़मी हुई, धांधली हुई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हुए, इसीलिए आप जीत रहे थे और जीत का दावा कर रहे थे। आज ये साबित हो गया कि 19 फरवरी को क्या हुआ था। यही इल्जाम लगेगा ना आप पे। और इमरान खान तो कहते हैं कि मैं साफ और शफाफ के इलेक्शन के हक में हूं, तो एक बहुत ही बड़ा धचका होगा आपकी इमेज को, जो कि बार बार दावा करते थे कि आज साफ और शफाफ इलेक्शन हो। देखिए शहजाद, हम तो पहले भी 19 फरवरी के जो इलेक्शन था उसे तस्लीम कर रहे थे। इनके 20 पोलिंग स्टेशन की जो डिमांड थी वो भी तस्लीम कर रहे थे। खैर इनकी थी कि 20 पोलिंग स्टेशन करवाएं, फिर सारा इलेक्शन करवाएं। आज भी हम इलेक्शन में आ गए हैं, पूरी मेहनत की है। देखिए एंड ऑफ द डे ये वोटर का इस्तेकाक है, ये डस्के के लोगों ने फैसला करना है। अगर मैं सवाल पूछता हूँ कि पिछली दफ़ा 2 लाख से ज़्यादा लोग बाहर आए हैं और एंड ऑफ द डे जाके पता चलता है जी 1,70,000 या 1,60,000 वोटर बाहर निकला है, तो वो 40-50 हज़ार वोटर जो बाहर ही नहीं निकला, और वो हमें तयन हो जाएगा किसका बाहर नहीं आया या किसके वर्कर ने या वोटर ने जान नहीं मारी। देखिए मैं कल का मीडिया पे एक बात जोर दे के कह रहा हूँ, आज का इलेक्शन था उन 2 जमातों की तंजीम, उसका सपोर्टर, उसका वर्कर, चूंकि लोग ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे शहजाद। आपको याद होगा कि इस इलेक्शन की तारीख 18 मार्च रखी गई थी, 18 मार्च के बाद ये 10 अप्रैल पे आया। अब बार बार तारीख चेंज हो रही थी, लोग ज़हनी तौर पे वोटर डस्के के सच मानिए 2 दिन पहले तक तैयार नहीं थे कि यहाँ पता नहीं इलेक्शन भी होगा कि नहीं, कोरोना उसको हमें सही है। लेकिन वो तो फिर दोनों पार्टीज को नुकसान होना चाहिए ना। अगर टर्नआउट कम होता है तो आपको भी नुकसान हो, उनको भी नुकसान हो, लेकिन अगर वो जीत गए तो इसका मतलब उनका वोटर तो फिर भी निकला ना। तो देखिए कोई भी नताइज हो, मैं अभी आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, हम तस्लीम करेंगे। चलिए ये अच्छी बात है। अच्छा राना साहब ये पूछना आपसे भी जरूरी है कि क्या आप भी कोई भी नतीजा तस्लीम करेंगे, क्योंकि देखिए पिछले इलेक्शन में भी शुरू में आपकी लीड थी, बाद में लीड कवर होकर 7-8 हज़ार वोट से पीटीआई जीत गई थी, तो कोई भी नतीजा आया कबूल करेंगे आप?
देखें, आज सारा दिन जो पोलिंग का अमल हुआ है, तो जब पोलिंग का अमल जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ, तो गालबन आप ही के चैनल पे पूछा गया था, एक दो और जगह भी, तो हमने तो उस वक्त, हालांकि रिज़ल्ट अभी तो ठीक है, अगर मैं अब ये बात करूं तो ये कहा जा सकता है कि मुझे अंदाज़ा हो चुका है, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं रिज़ल्ट तस्लीम करूंगा। मैंने 5:03 पे भी ये कहा था कि हम रिज़ल्ट तस्लीम करेंगे, क्योंकि आज सारा दिन जो पोलिंग का अमल हुआ है, किसी जगह से कोई शिकायत नहीं आई। एक दो जगह पे मामूली किस्म का कोई एक आध वाकया हुआ, लेकिन वो भी मामूली नौयत का। तो इसके अलावा किसी जगह से हमारे किसी एजेंट ने या हमारे किसी वर्कर ने, मैं टेलीफोन के ऊपर जो है वो अवेलेबल रहा हूँ सारा दिन, सबसे राब्ता रहा है, किसी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं थी। तो हामिद मीर साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है, दोनों पार्टीज कह रही हैं कि आज का जो भी नतीजा होगा हम तस्लीम करेंगे। एक और बात बहुत अहम है आज के दिन के लिहाज से, ये अच्छी बात है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब और उस्मान डार साहब दोनों ये कह रहे हैं कि हम नतीजा कबूल करेंगे। लेकिन आज है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल के हवाले से एक और बड़ी अहम सिग्निफिकेंट बात है कि 10 अप्रैल 1986 जो है, उस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी जलावतनी ख़त्म करके लाहौर आई थी और उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ था। और उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला कौन थे? नवाज शरीफ साहब। ठीक है, आज फिर 10 अप्रैल है, आज डस्का में बाई इलेक्शन है। ये कोई इतनी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है जितनी 10 अप्रैल 1986 की थी, ना ही पीपल्स पार्टी इसमें उस तरह। लेकिन मैं इसको देख इस तरह रहा हूँ कि 10 अप्रैल 1986 को जो एक पॉलिटिकल पोजीशन, एक पॉलिटिकल नैरेटिव मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था, तो आज अगर डस्का में नवाज शरीफ साहब की पार्टी जीतती है तो मेरा ख्याल है कि वो 10 अप्रैल 1986 को जो बेनज़ीर भुट्टो साहब का नैरेटिव था, वो नैरेटिव आज नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव इस पे मेरा एक सवाल है। 1986 को आज आप 2021 में बैठ के याद कर रहे हैं। हाँ, क्या 10 अप्रैल की वजह से 10 अप्रैल 1986 को आज भी आप 2021 में याद कर रहे हैं। इस इलेक्शन को क्या इतने दूर तक याद रखा जाएगा? क्योंकि अभी गिलानी साहब जीते थे, हफीज शेख साहब को हराया, लोग भूल गए, बात आगे निकल गई, इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट ले लिया और पीटीएम टूट भी गई। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है शहजाद साहब, याद रखा जाएगा, अगर आप मुझे 1 मिनट दें। जी जी, हाँ, उनको दे। जी, मैं दोबारा सवाल भी दोहरा देता हूं। देखिए, पीडीएम तो अब तितर बितर हो गई है, आज आप जीत भी जाते हैं तो क्या फर्क डाल देंगे हुकूमत के खिलाफ आप? देखें, हमारा जो यानी मौक़िफ़ है या जो मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, वो ना पीडीएम है, वो ना किसी का तितर बितर होना है, ना किसी की हार है, ना किसी की जीत है। सिर्फ मामला ये है कि वोट को इज़्ज़त दो से मुराद ये है कि फ्री फेयर इलेक्शन, जो लोग अपने वोट से पर्ची से रिजल्ट मुरतब करें उसको तस्लीम किया जाए, बैरूनी मुदाखलत ना की जाए, सियासी मुदाखलत ना की जाए। आज इलेक्शन कमीशन ने भी साबित कर दिया, दोनों पार्टीज ने भी साबित कर दिया, हमारे वर्कर्स ने भी साबित कर दिया कि अगर इधर उधर से दाएं बाएं ऊपर नीचे से मुदाखलत ना हो तो इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन हो सकते हैं, वोट की इज्जत हो सकती है और वोट के फैसले को तस्लीम किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा। अगर कल को पूरे मुल्क में इलेक्शन होते हैं और इसी तरह से इंतजामात होते हैं और इसी तरह से इलेक्शन होते हैं और उसको दोनों या तीनों फरीक जो भी हिस्सा ले रहे हैं वो तस्लीम करते हैं, हाँ। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बुनियादी मसला जो है वो हल हो जाएगा, जो पिछले 70 साल से 72 साल से हल नहीं हो रहा। ठीक है, क्विकली मीर साहब, मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि जो आज का इलेक्शन है इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कराची के इलेक्शन पे ज़रूर पड़ेगा, जो बाई इलेक्शन है, और उसकी अहमियत जो है वो आपको अच्छी तरह पता है। और मेरे पास जो फॉर्म 45 के लिहाज से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है 108 पोलिंग स्टेशंस की, वो उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के 35,091 वोट हैं और पीटीआई के 26,681 वोट हैं, तो लीड 9,000 की तकरीबन, लीड तकरीबन 8,410 वोट की है और यही चल रही है, यानी कि यही कम ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा अभी 10,000 वाली वोट लीड आई नहीं है जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। सही है, ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है, इसके बाद हमारे पैनल हमारे साथ मौजूद है, मजीद बात भी करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। डस्का इलेक्शन पे हम बात कर रहे हैं और इस वक्त जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आए हैं उसके मुताबिक 49 पोलिंग स्टेशंस में इस वक्त नून लीग को बढ़तरी हासिल है। 12,572 इनके वोट हैं नौशीन इफ्तिखार के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8,307 वोट हैं। तो हमारे पास जो इस वक्त नताइज आए हैं फॉर्म 45 के मुताबिक तकरीबन 4,200 वोट्स की लीड है।
हम इलेक्शन पे तो बात करें, लेकिन एक और इशू है जहांगीर खान तरीन साहब का, और सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या उनके साथ जो लोग हैं वो बगावत के लिए तैयार हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं या नहीं बना चुके हैं। इस पे जो तरीन साहब के साथ लोग जब टीवी पे आते हैं तो कहते हैं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, हम आज भी तहरीक इंसाफ में है, तरीन साहब को जेल हो जाए तब भी तहरीक इंसाफ में रहेंगे। लेकिन जो सिग्नलिंग कर रहे हैं वो मुख्तलिफ है, इशाया भी होता है, उसमें जो लोग हैं एमपीएस और एमएनएस जो हिमायत कर रहे हैं तरीन साहब की वो उसमें शामिल भी होते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग इमरान खान साहब के साथ मुकम्मल तौर पे खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि ये एहतसाब है और एहतसाब पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तरीन साहब को भी जवाब देना पड़ेगा, सबको जवाब देना पड़ेगा। तो जनाब लकीर खिंच चुकी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एहतसाब है और वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए, जो तरीन साहब के साथ है वो कह रहे हैं कि ये तरीन साहब के खिलाफ साजिश हो रही है, कुछ साजिशी अनासर हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मैं पहले उस्मान डार साहब, क्योंकि आपकी जमात का मामला है, क्या ये प्रॉपर सिग्नलिंग है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, केसेस ड्रॉप करें वरना हम बता देंगे कि हम इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए हैं, क्या मामला यहां तक पहुंच चुका है? देखिए, यहाँ दो चीज़ें मैं समझता हूँ काबिल गौर है। एक, इंक्वायरी कमीशन जहांगीर तरीन साहब का भी एहतसाब के उस सारे अमल से गुजरना जो कि होना था। अगर हम दो नहीं एक पाकिस्तान की बात शहजाद करते हैं तो फिर चाहे उस्मान डार है, जहांगीर तरीन है या शाह महमूद कुरैशी है या असद उमर है, कोई भी उनसे गुजरना है। ये मुमकिन नहीं कि हम जहांगीर तरीन को या जो भी कोई गवर्नमेंट में है उनको एक तरफ रखें और बाकी चीनी का जो एहतसाब या जो भी एक बहरान था उसके ऊपर कमीशन चल रहा था, तो इसके ऊपर तो सब एग्रीड हैं, मुतफिक हैं। जहांगीर तरीन खुद दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। उस्मान साहब मेरे पास क्योंकि वक्त कम रह जाएगा, देखें वो तो हमें पता है आपका मौकिफ क्या है और दूसरे लोगों का मौकिफ क्या है। वो जो 19-20 लोग हैं वो नहीं मानते इस बात को, वो कह रहे हैं ये साजिश है तरीन साहब के खिलाफ। आपने तो उनको अपने साथ रखना है, अगर अपनी हुकूमत बरकरार रखनी है तो उनका क्या करेंगे? देखिए, यही लोग तो मीडिया के सामने खड़े होकर दूसरी तरफ ये भी बयान दे रहे हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, हम फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे, या हम हुकूमत गिराने नहीं जा रहे हैं। हम आज भी अपने कप्तान, अपने वज़ीर आज़म की तरफ देख रहे हैं, उनको एप्रीहेंशंस हैं जहांगीर तरीन को। इस सारे आप ठीक कह रहे हैं, कहते ही है, लेकिन सिग्नलिंग कुछ और कर रहे हैं, इशाया अटेंड भी करते हैं, तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना साथ ये बताने की कि हम साथ खड़े हुए तरीन साहब के साथ। तो कब तक वो ये कहेंगे कि हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे, ये सवाल है। ये फैसला आप उस दिन करेंगे ठीक उस तरह जब पार्लियामेंट में इत्तेमाद का वोट लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की, तो आपने देखा सारे 178 वहां मौजूद थे। अभी ये नौबत नहीं आई कि हमें इन्हें ये कहना पड़े कि जहांगीर तरीन के साथ कौन है और हुकूमत या इमरान खान के साथ कौन है। ये तो तब पता चलेगा। अभी ये घर की लड़ाई है, अंदर के मामला आते हैं, इख्तलाफात हो जाते हैं, बहन भाइयों में हो जाते हैं, घर में हो जाते हैं, इख्तलाफात हल हो जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ पीडीएम को जहांगीर तरीन की बैसाखियों पे ज्यादा बैंक नहीं करना चाहिए, इनको अपनी पॉलिटिकल बनानी चाहिए। राना सनाउल्लाह तो अगले दिन आ गए थे, जहांगीर तरीन को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो उस दिन मेरे लिए एक शॉकिंग थी कि राना सनाउल्लाह और वो जहांगीर तरीन के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। ये वही राना सनाउल्लाह। अब ये बड़ी अहम सवाल है राना साहब। अब मैंने उस दिन सुना जब आपसे ये सवाल हुआ तो आपने कहा देखें हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए, हम पार्टी में डिस्कस करेंगे। मैं समझा जिस शख्स को आप कहते हैं कि ये चोर है, इसने चीनी की कीमत बढ़ा दी है और इसको वजीर आजम ने लंदन भेज दिया है, उसको लाएं, एहतसाब करें। उस हवाले से जब आपसे सवाल होगा आप कहेंगे कि नहीं, कोई ऐसा शख्स हमारी जमात में नहीं आ सकता। लेकिन आपने तो बात कर दी कि नहीं, हम अपनी टीम में डिस्कस करेंगे, पार्टी डिस्कस करेगी, फिर फैसला करेगी। नहीं, देखें शहजाद, भले पार्टी यही फैसला करे जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन ये पार्टी फैसला पार्टी करेगी ना। ये कोई मैं या कोई और इंडिविजुअल तो ये फैसला नहीं करेगा कि इस सूरत हाल में पार्टी ने किस तरह से एक्ट करना है। लेकिन मामला बड़ा सीधा है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीनी माफिया है जिसमें यकीनन जहांगीर तरीन साहब भी हैं, इन्होंने प्रॉफिटिंग की है, इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं और कीमतें बढ़ा के इन्होंने जो है वो पैसा कमाया है। हाँ। लेकिन ये कहना कि उसने, अब ये तो उसको कह रहे हैं कि उसने फ्रॉड किया है, ये तो उसके खिलाफ फ्रॉड की FIR दर्ज की है। और ये वो इंक्वायरी है जो गालिबन PMLN के दौर में शुरू हुई थी और वो किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंची, तो इन्होंने आगे 2018 में बतौर PMLN पंजाब के सदर, क्या आप ऐसे शख्स को पार्टी में शामिल करने के हिमायत में होंगे या मुखालफत में होंगे? देखें, पार्टी में शामिल होना या ना होना, अभी एक आदमी जो है उसने बात ही नहीं की किसी के साथ शामिल होने या ना होने की, और मैं ऐसे ही उसको जो है वो यहाँ पे डिस्कस करना शुरू कर दूं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब शरीफ फैमिली की कारोबार की ट्रांजैक्शंस को मनी लॉन्ड्रिंग बनाया जा रहा था और जब उनके ऊपर जो है ये केसेस दर्ज किए गए थे, हम उस वक्त भी कहते थे कि ये गलत है। आज अगर जहांगीर तरीन को ये कहें कि वो फ्रॉडी है, उसने फ्रॉड किया है, तो मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। अच्छा, मैं इस तो मुझे ये बताइए राणा साहब,
चीनी क्या की कीमतें क्या बढ़ा आज के कुछ चैनल्स में ये उसने खबर भी profit चली जो है उसने जरूर कमाया होगा कि लेकिन मियां शहजाद नवाज बात ये शरीफ है और शहबाज कि ये शरीफ उसके ने भी खिलाफ जो है राब्ता करने ये की सुन कोशिश ले की ना। है जहांगीर खान तरीन से, क्या ये बात सुन दुरुस्त ले, है? अगर जहांगीर तरीन ने चीनी की कीमतें बढ़ाई हैं तो इस केस में उसको पकड़े और चीनी की कीमतें जो है वो कम करवाएं। ये तो उसे किसी और केस में पकड़ रहे हैं। ये जो एफआईआर जो उसके खिलाफ दर्ज की है उनका चीनी की कीमतों को बढ़ाने से तल्लुक ही कोई नहीं है। अच्छा ठीक है राणा इसलिए साहब, फिर उनको भी मौका मिल रहा है। राणा साहब क्विकली मुझे बता दें कि क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अप्रोच किया है, कोई राब्ता करने की कोशिश की है तरीन साहब से? हमने जी आज चल रहा था ये कुछ नहीं, चैनल्स हमने जी नहीं, बिल्कुल हमने कोई कोशिश नहीं की उनसे राब्ता करने की, ठीक है। और ना ही उनकी तरफ से हमारे साथ कोई राब्ता करने की कोशिश की गई। सही है। मीर साहब, अब उस्मान डार साहब कह रहे हैं कि वो नौबत नहीं आई है कि क्या ये लोग जहांगीर खान तरीन के साथ खड़े हुए हैं या इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, आपका क्या तज्जिया है? मैं जो जहांगीर तरीन साहब के साथ जो MNAs हैं और जो MPAs हैं जी, मैं उनमें से बहुत से लोगों को अभी से नहीं बड़े अरसे से जानता हूँ। सही है। इसमें से सिवाय एक दो के इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी खुलकर खड़ा होने की पोजीशन में नहीं है। यहाँ तक कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो लोग तो इकट्ठे कर रहे हैं और डिनर भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि जी आप कह रहे हैं कि ये साजिश हो रही है पार्टी को तोड़ने की, साजिश कौन कर रहा है, तो वो कहते हैं ये इमरान खान बताए कौन कर रहा है। अब देखें, ये जहांगीर तरीन साहब को अच्छी तरह पता है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो इमरान खान साहब की मर्जी और तायद से हो रही है, और उनके साथ जो MNAs और MPAs हैं उन्होंने एक यादाश्त भेजी है प्राइम मिनिस्टर को और कहा है जी कि हमारे से मीटिंग करें और ये जहांगीर तरीन साहब के साथ मुलाकात करें, और मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान साहब मुलाकात के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। कल जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनके डिनर में, उसमें PTI के एक रहनुमा जो कि इमरान खान के बहुत करीब है वो वहाँ पर भी मौजूद थे, और उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं रिकन्सिलिएशन। मैंने उनसे कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि अगर इंक्वायरी रोक देता है इमरान खान और FIA को कहता है कि कार्रवाई ना करो और मुलाकात करता है जहांगीर तरीन से, तो यही जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो कह रही है जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हो रही है, वो कहेगी इमरान खान ने NRO दे दिया। सही। हल्की फुल्की नाराजगी है इन मेंबर्स की जानिब से या फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है? साहब नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि फॉरवर्ड ब्लॉक बना है। अभी तक तो वो जैसे मीर साहब कह रहे हैं दरख्वास्त भेजी उन्होंने और वो हुई, लेकिन मैं इस हक में हूँ कि जहांगीर तरीन साहब और वो जो खुसरो बख्तियार, रज़ाक दाऊद, असद उमर, साईं बुजदार और फमीदा मिर्ज़ा, ये सारे जो अंदर बाहर हैं, ये इन सारों का एहतसाब होना चाहिए। लेकिन शहजाद साहब जी क्विकली सर, 10 सेकंड। मैं ये अर्ज कर दूं कि मैं नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जब गिलानी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त तरीन साहब का कोई अमल दखल नहीं था। इनमें से जो है वो ऑलमोस्ट 50% लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया था, वो जो है वो रिज़ाइन करने को तैयार हैं, वो इलेक्शन लड़ने को तैयार है अगर PMLN जो है वो उनको जो है वो एक्सेप्ट करे और उनको टिकट दे। ठीक है, ये लोग इस हद तक खफा हैं, इस हद तक। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों को बहुत प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ब्रेक, इसके बाद बात करेंगे कल जो इशू हमने डिस्कस किया था कराची के इलाके मेमन गोट में एक 14 साल बच्ची के साथ इज्तिमाई ज्यादती का अफसोसनाक वाकया हुआ था। उस वाकये के बाद आज अहम पेशरफ्त हुई है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के इलाके मेमन गोट में 14 साल बच्ची के साथ जो अफसोसनाक और शर्मनाक मुबैना ज्यादती का, इज्तिमाई ज्यादती का वाकया पेश आया था, उसमें अहम पेशरफ्त हुई है। कल हमने अपने प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसील सामने रखी थी कि 12 जनवरी को ये शर्मनाक वाकया हुआ था और सिर्फ इस लड़की के साथ इज्तिमाई ज्यादती नहीं की गई, लेकिन उस शर्मनाक वाकये की वीडियो भी बनाई गई थी। और इस वाकये के बाद किसी को इल्म नहीं हुआ था कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है, इस खानदान के साथ क्या हुआ है, लेकिन फिर जो वीडियो बनाई गई थी उस दिन वो चंद रोज पहले वायरल हुई और तब मोहल्ले वालों को पता चला कि इस लड़की के साथ और इसके खानदान के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। कोशिश की गई कि FIR करवाई जाए, मुकदमा दर्ज करवाया जाए, लेकिन पुलिस ने ताउन नहीं किया और इसीलिए 5 दिन गुजरने के बाद, जब सबको पता चल गया, 5 दिन गुजरे लेकिन फिर भी कोई FIR नहीं हुई। कल हमने मुकम्मल तफसीलात अपने प्रोग्राम में सामने रखी थी, मोहल्लेदारों से बात भी की थी और इसके बाद कल रात देर गए जो है FIR हुई है इस मुकदमे में और जो 4 मुल्ज़िमान थे
उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफा भी लगाई गई है और जिना बिल जबर की भी उनके ऊपर दफा लगाई गई है। तो इस हवाले से जीशान शाह हमारे नुमाइंदे 2 दिन से इस स्टोरी को कवर कर रहे थे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और रिमांड भी हो चुका है इन मुल्जिमान का। लेकिन क्या पुलिस का कोई रवैया बदला है? वही पुलिस जो पहले मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी, अब ठीक तरीके से इस केस को इसकी तहकीकात कर रही है? जी देखिए, बिल्कुल शहजाद साहब, जब जो पिछले 5 जो कबल ये जो वीडियो सामने आई थी, तहम पुलिस के सामने ये वीडियो नहीं आई थी और उसके बाद में इब्तदाई तौर पे जो इलाका मकीन उस बच्ची को लेके थाने में लेके गए थे, जो कि लोअर स्टाफ थाने के मिली थी, लेकिन इनकी दादरसी नहीं हुई थी। तो हम गुज़िश्ता रोज जब पुलिस के आला अफसरान के सामने वो वीडियो आई, तो उसके बाद में जो मेरी खुद एसएसपी मली इरफान बहादुर से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि वो वीडियो किसी भी सूरत उसको देख के लग रहा था कि बहुत नाइंसाफी हुई, जिसके फौरन बाद में तो पुलिस ने इब्तदाई तौर पे इंक्वायरी का वाक़े का ऑर्डर किया, क्योंकि जो बच्ची के वालिद थे वो बिल्कुल भी मुकदमा दर्ज कराने को तैयार नहीं थे। तो हम जो ही पुलिस ने इंक्वायरी का आगाज किया और जैसे ही पुलिस का इंटरेक्शन उस फैमिली के साथ बढ़ा, मुमकिन तौर पे यही वो पॉइंट है जिसके अंदर उस फैमिली के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और उसके बाद में उन्होंने ये स्टेप लिया और मुकदमा दर्ज कराया। तो हम पुलिस अगर काम करना चाहे तो सब कुछ कर सकती है। पुलिस ने फौरी तौर पे बिल्कुल रात को मुकदमा दर्ज हुआ, सुबह के औकात में चारों मुल्जिमान जिनकी शनाख्त सुभान, आरिज, अदील और मुजम्मिल उर्फ मामा लालू, चारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अंदर एक और चीज ऐड की कि क्योंकि वाकई की वजह से, इस वीडियो की वजह से इलाके में खासा खौफ और हिरास और दहशत फैली थी, इसकी वजह से इंसदाद दहशतगर्दी की दफा भी इस मुकदमे में ऐड की गई है। इस हवाले से पुलिस से अब उम्मीद की जा रही है, पुलिस से मेरी आज बात हुई, उनका कहना था कि इस पूरे वाकई की मेडिकल कराने के साथ साथ जो मुल्जिमान हैं उनके मोबाइल फोन के फॉरेंसिक भी कराए जाएंगे, क्योंकि इलाका मकीनों से कुछ ऐसी भी इत्तलात आ रही है कि ये गिरोह की सूरत में काम करते थे, मुनज़्ज़म गिरोह था और 2-3 केसेस माजी में भी ऐसे हो चुके हैं जिसकी वजह से जो विक्टिम लड़कियां थी वो मंजर आम पे ताहम नहीं आई। तो पुलिस का ये कहना है कि उम्मीद की जा रही है कि मेमनगोड की जो विसिनिटी में ये वाकया पेश आया था, वहां पर मुमकिन तौर पर ये वही गिरोह है और इसलिए अब इनके जब मोबाइल फोन की मजीद फॉरेंसिक होगी तो मजीद चीजें सामने आएंगी और उम्मीद की जा रही है कि जो और भी लोगों को विक्टिमाइज किया गया है इस हवाले से, तो इनको उनकी भी दादरसी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जीशान शाह हमारे साथ मौजूद है, वाकई बता रहे थे। अब अहम यह है कि पुलिस अपनी तहकीकात ठीक तरीके से करे, प्रोसिक्यूशन हो और इस केस में इस लड़की को, इसके घर वालों को इंसाफ मिले, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। हमारी इत्तलात ये भी थी कि पुलिस इस मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश कर रही है, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही थी और मोहल्ले में भी कुछ ऐसे बाअसर लोग थे जो कि चाहते थे कि ये केस दर्ज ना हो, लेकिन अब एफआईआर हो चुकी है। अब ये सारा जिम्मेदारी पुलिस की है कि वो कैसे इसको तहकीकात करके केस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।